गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वरुण सिंह क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है आपका विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। चैप्टर नंबर 8 में विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन इस चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो ये चैप्टर को ध्यान से आप वीडियो पर बने रहें। तो वी लिव ऑन अर्थ एंड देयर इज लॉट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। हम जो है पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे पृथ्वी चारों तरफ से एयर से घिरी हुई है। एक एयर का एक पतला वातावरण जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर से चलता है। तो वी लिव ऑन ए अर्थ एंड देयर इज लॉट ऑफ एयर अराउंड अस। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसके चारों तरफ जो है ये वायुमंडल 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। पृथ्वी के चारों तरफ ये जो जोन है वो एटमॉस्फेयर का जोन है। एटमॉस्फेयर का जोन है, ये अर्थ है। तो जिस अर्थ पर हम रहते हैं उसके चारों तरफ जो है लेयर वो लॉट ऑफ एयर, और वो एयर जो है वो एटमॉस्फेयर है हमारा। एयर इज अ मिक्सचर। ये एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ कलरलेस गैस है। जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पृथ्वी के सराउंडिंग में वो कलरलेस गैसों का मिक्सचर है। अराउंड आवर अर्थ देयर इज लॉट ऑफ एयर एंड दीज एयर्स आर कलरलेस। कलरलेस गैसों का मिश्रण है एंड सो वी कैन नॉट सी एनी कलर ऑफ द एयर, और इसलिए हम किसी भी एयर के कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। देयर इज ए लेयर ऑफ एयर, दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यहां चारों तरफ एयर है, ये एवरीवेयर एयर एयर, मतलब ये करीब करीब 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है और हमारा एटमॉस्फेयर लगभग 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस है। दिस एयर आर मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, और मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस में इसमें हाइड्रोजन, इसमें मुख्य रूप से आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलोन कंस्टिट्यूट करता है आपका 99%। तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में चारों तरफ जो है पृथ्वी के करीब करीब 100 किलोमीटर के रेंज में, करीब करीब 100 किलोमीटर के रेंज में एटमॉस्फेयर का एक लेयर है। और ये एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो लेयर मुख्य रूप से दो गैस दैट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अकेले मिलकर 99% टोटल गैस के बनाते हैं। 99% ऑफ द टोटल गैस इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो इन एटमॉस्फेयर 99% ऑफ टोटल गैस इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है टोटल 99% ऑफ द गैस है। वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, और इसमें वाटर वेपर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। वाटर वेपर इन आवर एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर का रहना वो किस बात पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। सो बच्चों प्लीज गौर से इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें 99% मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के होता है, जिसमें नाइट्रोजन अकेले 78% कंस्टिट्यूट करता है और ऑक्सीजन 21% और 1% में बाकी के अदर गैसेस होते हैं, जिस 1% में वाटर वेपर भी होता है। तो हमारे वाटर वेपर का परसेंटेज बढ़ते या घटते रहता है, ये डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर। दिस डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर वेपर का अमाउंट घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विल इंक्रीज। मतलब द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर पर कम वाटर वेपर और कम टेम्परेचर पर ज्यादा वाटर वेपर। तो ये है हमारा एटमॉस्फेयर का लक्षण। और एटमॉस्फेयर जो है हम बता चुके हैं करीब सेवरल 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। सेवरल 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकता है। और अबाउट द अर्थ मोस्ट एयर लाइज विद इन। ज्यादा से ज्यादा एयर जो है वो सबसे ज्यादा एयर 10 किलोमीटर के रेंज में ही रहता है, यहां से लेके 10 किलोमीटर। मतलब ट्रोपोस्फेयर इसको कह सकते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर के वातावरण को 4 जोन में बांटा गया है। करीब करीब जो एटमॉस्फेयर है, आवर एटमॉस्फेयर, ये हमारी पृथ्वी है। वी कैन से द मदर अर्थ ऑफ आवर मदर अर्थ। और ये देखिए इसके चारों तरफ का वायुमंडल है, ये वायुमंडल का आवरण है। दिस इज योर
एटमॉस्फेयर जोन। तो एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर जोन में ये सबसे जो यहां से 10 किलोमीटर के एक्सटेंशन में जो होता है वो करीब करीब इसको बोलते हैं ट्रोफोस्फेयर। और इस ट्रोफोस्फेयर में सब ज्यादातर गैस इसी रीजन में पाई जाती है। इसके बाद जो होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, यहां से यहां जो हो गया वो स्ट्रेटोस्फेयर। और इसके बाद जो है आपका मीजोस्फेयर, यहां से यहां तक हो गया मीजोस्फेयर। और इसके बाद जो है थर्मोस्फेयर, ये फोर्थ हो गया थर्मोस्फेयर। तो ये भी एटमॉस्फेयर जोन में ही आपके आते हैं, ये भी आपके एटमॉस्फेयर जोन में ही आते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि हमारे एटमॉस्फेरिक जोन में जो गैसेस आते हैं एटमॉस्फेरिक जोन में, तो वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, इनर्ट गैसेस, सो मेनी इनर्ट गैसेस इस रीजन में आते हैं। तो 10 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फेयर है। उससे अधिक अगर चलते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर, सबके लेयर जोन के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे कभी। तो इसके बाद मीजोस्फेयर है, इधर थर्मोस्फेयर है। दिस इज योर चैप्टर 8 ऑफ 7th क्लास, दैट इज विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो हमारा एटमॉस्फेयर जितना भी विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर जोन में ही होते हैं। विंड देखिए यहां पर विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, ये साइक्लोन जो होते हैं जितने भी ये हैं, विंड है, स्टॉर्म है और साइक्लोन है, वो आपके एटमॉस्फेयर जोन में ही होंगे। दिस इज योर अर्थ। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर को 4 भाग में बांटा गया है। दिस इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। इसमें केवल गैस के आयंस होते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर होता है। दिस इज ओजोन लेयर का एक परत होता है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को आपको आने से रोकती है। तो विभिन्न लेयर है एटमॉस्फेयर के भी, अलग अलग कंडीशंस के आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। 1 2 3 4 एटमॉस्फेरिक रीजन है। तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में अगर हम चलेंगे तो पहला क्या हो गया, ट्रोपोस्फियर। दूसरा लेयर की बात करेंगे तो ये हो गया स्ट्रेटोस्फियर। तीसरे लेयर की अगर बात करेंगे वो हो जाएगा आपका मीजोस्फियर। चौथे लेयर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा थर्मोस्फियर। तो देखिए बच्चों, तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर आर द 4 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के 4 परत में 4 लेयर में बांटा गया है। एटमॉस्फेयर का काम क्या है, समझिए कि चारों तरफ से ये आपको वायु घेरे हुई है। चारों तरफ से हमारे सराउंडिंग में, हम यहाँ हैं, हम कुछ वायु को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे चारों तरफ से क्या है, एनवायरनमेंट, चारों तरफ से एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और डिफरेंट गैसेस आर ऑलवेज ट्रेसिंग अस। हम लोग के चारों तरफ ये घुले मुले हुए हैं, हम इनको आगे पीछे करके आगे पीछे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है क्या करता है, इट एक्सर्ट प्रेशर। एटमॉस्फेयर जो है वो हम पर दबाव डालता है, दैट गिव्स प्रेशर ऑन अस एंड द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ इज ड्यू टू इट्स वेट। प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर का अर्थ पर, वो इसके वेट के कारण, एटमॉस्फेयर के वेट के कारण होता है। देखिए ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर। व्हाई? एटमॉस्फेयर क्यों एक्सर्ट करता है प्रेशर? द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द वेट ऑफ एयर कंटेन्ड इन इट। इसमें क्या होता है कि बिकॉज एयर हैज वेट, एयर में क्या होता है, वेट होता है। और एयर में जो वेट है उसी के कारण ये एटमॉस्फेयर जो है वो दबाव डालता है। तो एयर हैज वेट, सो एयर एक्सर्ट प्रेशर। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बात करेंगे, ये हमारी अर्थ, सो कॉल्ड मदर अर्थ, और वी, इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, दिस इज एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का जो आवरण है वो हम जहां कहीं भी रहते हैं तो ये क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर हमारे दाएं बाएं ऊपर, अगर कुछ ऊपर गई, ये हमेशा जो है वो चारों तरफ से एक संतुलित फोर्स लगाती है। हर तरफ से हम एयर को डिस्प्लेस कर करके मूव करते रहते हैं। ये एयर है, ये एयर है। तो एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अस। तो अगर मान लीजिए कि जैसे जैसे मान लीजिए कि एयर का ये कॉलम, इतना कॉलम आपके ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है, तो एज वी गो, पहला चीज ये नोटिस कीजिएगा कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर
ऑन अस, एयर हम पर प्रेशर देता है। अब दूसरा चीज की बात करेंगे कि विथ इंक्रीज इन हाइट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ेंगे, देखिए अगर हम यहां पर हैं, अगर हम यहां पर चले आए, सपोज वी आर एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द अर्थ, अगर यहां पर आ गए तो यहां प्रेशर देखिए, गैस का कुछ ऊपर वाला लेयर कम ही होगा, यहां पर प्रेशर P है, यहां पर प्रेशर P1 है, तो क्या होगा, कहां का प्रेशर ज्यादा होगा, तो वी फाइंड P1 इज ग्रेटर देन P। यहां पर से ये हाइट जो है वो मान लीजिए कुछ दूरी पर चले गए ऊंचाई पर, तब तो एयर एक्सर्ट प्रेशर करता है। लेकिन जैसे हम विथ इंक्रीज इन हाइट, जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, ऊंचाई की तरफ ऊपर जाएंगे, तो प्रेशर हमारा हवा का कम होता जाएगा। तो विथ इंक्रीज इन हाइट, विथ इंक्रीज इन हाइट, जैसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे, विथ इंक्रीज इन हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट के साथ घटने लगता है। स्मॉल चेंज इन एटमॉस्फेयर, अगर मान लीजिए कि प्रेशर के बदलाव, थोड़ा सा भी बदलाव आएगा तो वो हमको वेदर में बहुत बड़ा बदलाव दे देगा। अगर मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर के एयर प्रेशर में कोई बदलाव आता है, कोई चेंजिंग आता है, दैट विल गिव वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ चेंज इन वेदर। इससे हमारे मौसम में बदलाव आ सकता है। A small change, so you can write a small change in atmospheric pressure a small change in atmospheric pressure can bring about considerable change in the weather of अर्थ। तो देखिए स्मॉल चेंज इन एटमॉस्फेयर में स्मॉल चेंज जो होता है कैन ब्रिंग अबाउट कंसिडरेबल चेंज इन वेदर ऑन अर्थ, और ये जो है हमारे मौसम में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। जैसे कि जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हैं, जो भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हम लोग को पढ़ने हैं क्या, विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन, ये सब एटमॉस्फेयर के तहत ही होती हैं। तो ये चीज हम लोग जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे विंड। इन दिस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। इसके पहले पढ़ने के पहले हम जानेंगे कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, हवा जो है वो दबाव डालती है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हवाएं दबाव डालती है। जब हवा, देखिए हम यहां खड़े हैं, चारों तरफ से हवा हमसे कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में है। एयर इज कंटिन्यूअस कांटेक्ट विथ मी एंड दिस कंटिन्यूअस कांटेक्ट क्रिएट्स ए प्रेशर। यहां पर एक प्रेशर पड़ता है। तो व्हेन एयर इन कांटेक्ट विथ एनी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट कंटिन्यूअस फिजिकल फोर्स। Air in contact with any object, it exerts continuous physical force. It exerts continuous physical force. Continuous physical force called pressure. लगातार लगने वाला फिजिकल फोर्स इज प्रेशर। द एयर एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। एयर एक्सर्ट प्रेशर इन डिफरेंट वे। हवा अलग अलग तरीकों से हम पर बल लगाती है। कैसे बल लगाती है, वेरिएशन। जैसे मान लीजिए पहला, जैसे कि बर्थडे में हम लोग क्या करते हैं, वी फिल बैलून। जब हम बैलून को फुलाते हैं तो वो इन्फ्लेटेड हो जाता है, फूल जाता है। जब हम बैलून को फुलाते हैं तो इन्फ्लेटेड होता है। When balloon is filled with our mouth, balloon get inflated. Inflated क्यों होता है? क्योंकि एयर में उसके दीवार पर चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग प्रेशर लगाए हुए हैं। तो एयर एक्सर्ट प्रेशर कॉल्ड प्रेशर। अब यहां पर एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन डिफरेंट वे। हवा जो है अलग अलग तरीकों से दबाव लगाती है। पहला, when
air is filled into balloon, with our mouth, air is filled into balloon with our mouth, the balloon get inflated, बैलून पूरा तरह से फूल जाता है। When air is filled, जब एयर फिल्ड होता है तो क्या होता है, फिल्ड अप होने के बाद वो बैलून पूरी तरह से फूल जाता है। तो फूलना क्या है, उसके चारों तरफ से एयर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग उस पर भरे हैं, वो चारों तरफ से उसकी दीवार पर प्रेशर बना रहा है, इट क्रिएट्स प्रेशर। जब मान लीजिए कि when air is filled in bicycle tube with a pump, इसको हम बाइसाइकिल ट्यूब को पंप से भरते हैं, the bicycle tube gets inflated, bicycle tube get inflated and makes the bicycle tire hard, महसूस होता है हार्ड। जैसे बाइसाइकिल का ये टायर है, इसमें ट्यूब्स जो होते हैं, उसमें चारों तरफ से जब हवा भर जाता है, ये चारों तरफ से एयर क्या करते हैं, इसमें दबाव देते हैं तो बहुत हार्ड हो जाता है। ये बाइसाइकिल टायर क्या होता है, उसके चलते वो हार्ड हो जाता है ट्यूब के कारण, और ट्यूब के कारण हार्ड होता है, जिसके कारण वो हम लोग साइकिल को चला पाते हैं। इसका अर्थ ये बताता है कि एयर उसके दीवार पर चारों तरफ प्रेशर लगा रहा है और वेरी हाई प्रेशर लग रहा है। और दूसरा चीज, जब भी हम लोग बैलून लेते हैं, जो भी हम बैलून बर्थडे में चाहे किसी मैरिज सेरेमनी में हम बैलून लेते हैं, तो यहाँ जितने भी हैं सब एयर्स के मॉलिक्यूल हैं, और एयर के मॉलिक्यूल जो हैं वो उसकी दीवार पर कॉन्स्टेंटली प्रेशर लगा रहे हैं। एयर का मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल, एंड ये वॉल पर जो प्रेशर लगाते हैं, दिस इज अ वेरी हाई प्रेशर, सो वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर में क्या लगा रहा है, दबाव लगा रखा है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब चारों तरफ इसके दीवार पर देखिए एयर प्रेशर, ये गैस मॉलिक्यूल्स है, और ये गैस जो है चारों तरफ से दीवार पर उसका प्रेशर दबाव लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। टायर में भी वही बात है, जो भी गैस जाता है उसकी दीवार पर क्या लगाता है, दबाव लगाता है, बहुत दबाव लगाता है। दबाव के कारण जो होता है एयर एक्सर्ट प्रेशर, जिससे एयर में प्रेशर एक्सर्ट किया है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे शरीर के ऊपर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Your heading is atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? ये हम लोग पढ़ेंगे। Atmospheric pressure is the air pressure which is exerted by weight of air. It is the pressure of air. It is, इसको नोटिस कर लीजिए, लेंगे, it is the प्रेशर ऑफ एयर। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे बड़ी चीज है कि एयर का प्रेशर है चारों तरफ से। तो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ये कहेंगे, इट इज द प्रेशर ऑफ एयर। ये क्या है, इट इज द प्रेशर ऑफ एयर विच इज एक्सर्टेड बाय इट्स वेट। एयर का प्रेशर एयर के भार द्वारा जो हम लोग के ऊपर आरोपित है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इट इज द प्रेशर, जैसे कि मान लीजिए कि एयर का प्रेशर ऊपर से लग रहा है, दाएं से लग रहा है, क्यों लग रहा है, बिकॉज एयर हैज वेट, चारों तरफ से लग रहा है। वी आर हियर एंड वी आर गेटिंग द प्रेशर ऑफ एयर एवरी टाइम, एवरी मूवमेंट, सो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज द प्रेशर ऑफ एयर which is exerted by weight of air, which is exerted by weight of air, जो हवा के भार द्वारा एक्सर्ट होता है, present in the atmospheric, present in the atmosphere, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, present in the atmosphere above us, atmosphere above
us, हम लोगों के चारों तरफ। It is the pressure of air which is exerted by weight of air present in the atmosphere above us, हमारे चारों तरफ। The magnitude of atmospheric pressure, नोट पॉइंट कीजिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है, the magnitude of atmospheric pressure, is very large, but as we move, जैसे हम जाते हैं, as we move or go up, as we move or go up to higher altitude, the atmospheric pressure goes on decreasing। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम सरफेस से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़े जाएंगे हम कुछ हल्कापन महसूस करते जाएंगे। वी विल फील, हम हल्कापन महसूस करते जाएंगे। और क्या होता है कि ये हल्कापन क्यों होगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते हैं तो एटमॉस्फेयर जो होता है और कम होने लगता है और उसका दबाव हम पर कम पड़ने लगता है। तो इसीलिए बिकॉज वेट ऑफ एयर अबव अस, ये क्यों होता है, इसका कारण ये है because the weight of air above us goes on decreasing। ये क्या हो जाता है, वेट ऑफ एयर हम लोगों के चारों तरफ क्या होता है, घटने लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक खास बात है बच्चों, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सबसे बड़ी खास बात है कि ये हर डायरेक्शन में लगती है। तो जैसे जैसे देखिए हम धरती की सतह पर हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अब मान लीजिए एटमॉस्फेयर का रेंज इतना में है तो अब इतने एटमॉस्फेयर का दबाव आपको झेलना पड़ेगा। सतह पर है तो बहुत ज्यादा लार्ज एटमॉस्फेयर के दबाव को झेलना पड़ेगा, जो कि ग्रेविटी से आपका बैलेंस होता है। तो अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं तो व्हाट हैपेंस, दिस इज द लास्ट एंड ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ पर और कम हो जाएगा दबाव, एकदम बहुत कम हो जाएगा। तो ये हम लोग को ये बताता है कि एयर क्या करता है, एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो एयर हम लोग को प्रेशर देता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, ये बात भी एक फैक्ट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी दिशाओं में लगता है, डाउन वे, साइड वे एंड अपवर्ड। ये हो गया डाउन वे लगेगा, डाउन वे, इसके बाद हो गया साइड वे एंड यू कैन ऑल्सो से अपवर्ड। चारों दिशाओं से हवा का दबाव हम लोग को महसूस होता है। ठीक, तो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर हम चलते हैं, दिस इज योर मूविंग एयर भी हमारा क्या करता है, दबाव देता है। मूविंग एयर ऑल्सो गिव्स अस एक्सर्ट प्रेशर। तो मूविंग एयर ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स और प्रेशर। नोट किए करेंगे, मूविंग एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स फोर्स और प्रेशर। मूविंग एयर क्या एक्सर्ट करता है, एक्सर्ट करता है फोर्स और प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट with which it strikes, जिससे वो स्ट्राइक करता है। तो मूविंग एयर क्या करता है, एक्सर्ट फोर्स और प्रेशर जिससे स्ट्राइक करता है। ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इज सेड टू, जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा हवा ये भी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय मूविंग एयर इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय इट। जो भी फोर्स हम लोग को महसूस होता है, क्योंकि एयर इज ऑलवेज मूविंग एंड मूविंग एयर के कारण प्रेशर, मूविंग एयर में होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और उस गतिज ऊर्जा के कारण मूविंग एयर है, काइनेटिक एनर्जी है, उस गतिज ऊर्जा के कारण हमारे बॉडी पर, हमारे ऑब्जेक्ट पर, हमारे आसपास के किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो क्या लगाता है, फोर्स। फोर्स से प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, वहां वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो
यहां पर फोर्स एक्सर्टेड बाय मूविंग, फोर्स exerted by moving air is called pressure. Moving air is due to kinetic energy of gases. गैस में कौन सी एनर्जी के कारण हम लोग को प्रेशर लगता है? तो फोर्स एक्सर्टेड बाय मूविंग एयर इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी से ये होता है। एयर इज नॉट ब्लोइंग, नॉट मूव। अगर मान लीजिए कि एयर मूव ही नहीं कर रहा है, स्थिर है, तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ना मूव करेगा वो, तो ना पत्ता हिलेगा, ना ट्रंक हिलेगा, ना फ्लैग हिलेगा, ना कुछ हिलेगा। तो जैसे कि पर्दा हिलेगा, तो क्या होता है कि ये जो है बैनर्स जो होते हैं, जब विंड बहते हैं तो क्या होते हैं, फ्लटर करते हैं। बैनर्स बड़े बड़े जब भी विंड बढ़ेंगे तो फ्लटर करेंगे। इट इज ड्यू टू, फ्लटरिंग क्यों होता है? फ्लटरिंग ऑफ बैनर्स, पत्ते का हिलना, फ्लैग का हिलना, इट इज ड्यू टू द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मूविंग एयर। तो इफ एयर इज नॉट ब्लोइंग, अगर एयर नहीं मूव कर रहा है, एयर इज नॉट ब्लोइंग, अगर एयर मूव नहीं कर रहा है, एयर इज नॉट ब्लोइंग, देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट। एयर अगर मूव नहीं कर रहा है तो नो मूवमेंट होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा अगर एयर मूव नहीं कर रहा है तो। अब यहां पर बट जैसे एयर मूव करेगा, देयर इज अ मूवमेंट। इफ द एयर मूव्स देयर इज अ मूवमेंट। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका मूवमेंट होना चालू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कैची मूव नहीं करेगा, लीव्स नहीं मूव करेगा, फ्लैग्स नहीं मूव कर फहरा पाएंगे, फ्लैग जस्ट का तस ऐसे रहेगा जैसे चांद पर हो जाएगा। आप देख रहे हैं, वी नो दैट हमारे ही जस्ट पड़ोसी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मून, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर देयर इज नो एटमॉस्फेयर, चूंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, सो वहां पर ऐसे ऐसे हवा जैसा झोंका कुछ नहीं मिलेगा आपको। जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रह जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। आपका एक्सटर्नल फोर्स ही काम कर पाएगा। तो जहां पर हवा नहीं है वहां मूवमेंट नहीं होगा, सो वहां पेड़ पौधे लहलहा नहीं सकते हैं। दिस इज हैपेंस इफ एयर इज नॉट ब्लोइंग। अगर एयर ब्लो करते हैं तो एयर का काम है ब्लो करना, एयर ब्लो करते हैं तो वहां मूवमेंट होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि बैनर्स देखते हैं, बहुत जगहों पर बैनर लगाए जाते हैं, कपड़ा से बने पर्दे को बैनर कहते हैं। तो बैनर क्या करते हैं, वो लगातार फ्लटर करते रहते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पर्दे, स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ यूज करते हैं, बैनर मतलब क्या, बैनर मतलब होता है द स्ट्रिप, लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ्स used for advertisement, used to display advertisement. Long strip of cloth used to display advertisement is called banner. अगर बैनर की बात करेंगे, ए लार्ज बोर्ड यूज टू डिस्प्ले, अगर कोई बहुत बड़ा बोर्ड है उसको अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं होर्डिंग। लार्ज बोर्ड यूज टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड बोर्डिंग। मतलब कि यहां पर देखिएगा, होर्डिंग किसको बोलते हैं, होर्डिंग। होर्डिंग का अर्थ होता है कि इसमें ए लार्ज बोर्ड यूज टू डिस्प्ले advertisement is called hoarding. इसको क्या कहते हैं हम लोग, होर्डिंग कहते हैं। लार्ज बोर्ड जो एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले करता है उसको हम लोग होर्डिंग कहते हैं। अब देखिए, while riding on bicycle, जब हम किसी बाइसिकल पर चलते हैं, आप देखे हैं, आप कभी भी मूवमेंट किए होंगे, जब आप साइकिल पर चढ़ते हैं तो साइकिल जिधर चला रहे हैं अगर उसी दिशा में हवा है तो आपकी साइकिल अपने आप बहुत तेज चलने लगेगी। सपोज यू आर मूविंग ऑन ए बाइसिकल, जैसे कि मान लीजिए कि कभी भी आप बाइसिकल पर चढ़ते हैं, तो जब आप बाइसिकल पर चढ़ते हैं तो देखिएगा अगर इधर से हवा बह रही है, एयर इज ब्लोइंग दिस साइड, और आप जो है इधर ही मूवमेंट, मोशन साइकिल का इधर ही है, मोशन ऑफ साइकिल इज इन दिस साइड। अगर साइकिल का मोशन किधर है, इसी साइड में है, तो क्या होता है
साइकिल का मोशन इसी साइड में होने से क्या होता है कि और साइकिल फास्ट चलने लगता है। तो साइकिल का जिधर एयर है उधर ही अगर चला रहे तो और मोशन वो फास्ट हो जाएगा। तो व्हाइल राइडिंग ए बाइसिकल वी फाइंड इजियर टू मूव बाइसिकल फॉरवर्ड। बाइसिकल को इफ विंड इज कमिंग फ्रॉम द बैक, हम ऐसे चला रहे हैं, हमको आगे चलाने में मजा आ रहा है कब, जब विंड पीछे से आ रही है। जब विंड पीछे से आ रहा है तो आप आसानी से साइकिल को आगे चला पाएंगे। When we are flying a kite, it is easier to ride bicycle in the direction of wind. मतलब ये कह सकते हैं it is easier to ride a bicycle in the direction of wind. अगर बाइसिकल को चला रहे हैं it is easier to ride a bicycle in the direction of विंड के डायरेक्शन में बाइसिकल को चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब when we are flying kite, then wind coming from our back, अगर हम काइट को फ्लाई कर रहे हैं ऐसे बनाते उड़ाते हैं हम लोग, काइट को जैसे फ्लाई कर रहे हैं, पीछे से विंड आती है तो काइट पर फोर्स का प्रेशर डालती है और काइट उड़ जाता है। लेकिन जैसे हम काइट उधर आ रहे हैं, उधर से हवा इधर आ रही है तो काइट नहीं उड़ पाएगा, काइट में उल्टा उसके मोशन के उल्टा हो जाएगा और काइट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे उसके पहले क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर के बारे में विचार करेंगे। तो एयर क्या होते हैं, एयर इज ए गैस मॉलिक्यूल व्हिच कैन एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। एयर गैस मॉलिक्यूल है जो एक्सपेंड कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो यहां पर पढ़ेंगे क्या कि एयर एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ एयर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर। अब यहां पर हेडिंग देंगे आप लोग एक्सपेंशन ऑफ एयर एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन ऑफ एयर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर क्या है, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ एयर एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर। तो एक्सपेंशन मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का अर्थ होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम। एक्सपेंशन का अर्थ होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में बढ़ाव हो रहा है, फैलाव, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम समझेंगे एक्सपेंशन है। अगर वॉल्यूम छोटा होते जा रहा है किसी चीज का तो हम समझेंगे क्या कि कॉन्ट्रैक्शन है। किसी बैलून खुला हुआ है तो एक्सपेंशन स्टेट में है, अगर उसको दबाएंगे वो पचकेगा तो कहेंगे वो एक कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये हुआ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम। बच्चों एक्सपेंशन मीन्स होता है, एक्सपेंशन इट मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब आयतन में बढ़ोतरी। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एयर, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एयर। अब क्या होता है, टर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर मीन्स expansion of air. Sorry, you can write here expansion of air. अब है contraction of air. contraction of air का क्या अर्थ होता है, contraction of air का अर्थ होता है कि decrease in volume of air। ये क्या हो गया, decrease in volume ऑफ एयर, मतलब एयर के वॉल्यूम में जो कमी होता है, एयर के वॉल्यूम में जो सुखड़ाव होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो पहला चीज एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन साइज, कॉन्ट्रैक्शन मींस डिक्रीज इन साइज। वॉल्यूम कम होना कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम बढ़ जाना एक्सपेंशन। तो अब हम लोग चलेंगे कि आप जान रहे हैं कि व्हाट अबाउट एयर, हमारा एयर क्या है। एयर को हम लोग जैसे गर्म करते हैं तो एक्सपेंड करता है, फैलता है। हीट करने पर क्या होता है, फैलता है। लेकिन वही एयर को जैसे हम कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइज उसका छोटा होता है। तो एज वी हीट एयर इट एक्सपेंड्स, जैसे हम एयर को गर्म करेंगे वो फैलता है। तो एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो मतलब यहां पर क्या हो गया बच्चों, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर जो है गर्म करने पर एक्सपेंड करता है। एयर
contracts on cooling. Air contracts on cooling. If air is heated, मतलब expand, that is if air is heated, अगर एयर को गर्म करते हैं, if air is heated, its volume, इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। मतलब अगर दो तरह का आपको दिया हुआ है कि गर्म एयर और ठंडा एयर, तो किसका वॉल्यूम अधिक होगा, तो ठंडा एयर का कम होगा, गर्म एयर का ज्यादा हो जाएगा वॉल्यूम। मतलब जो गर्म हवा होगी उसकी वॉल्यूम क्या होगी, अधिक होगी, और जो ठंड हवा होगी उसका वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा। तो सो वी से एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एयर को जैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। इफ एयर इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस और ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। अगर हम एयर को हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, जैसे हम एयर को ठंडा करेंगे, इट्स मींस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। इफ एयर इज कूल्ड, दैट इज इफ, अगर हम हवा को ठंडा करते हैं, इफ एयर इज कूल्ड, अगर हम हवा को ठंडा करते हैं, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, इसका वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। एंड इट ऑक्यूपाइज, डिक्रीज करेगा और इट ऑक्यूपाइज ए स्मॉलर स्पेस, इट ऑक्यूपाइज ए स्मॉलर स्पेस, ये छोटा सा स्थान घेरेगा, स्मॉलर स्पेस। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एयर क्या होता है कि हीट करने के बाद एक्सपेंड करता है, एयर ठंडा होने के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एयर एक्सपेंड होने के बाद क्या होता है, फैलता है, और एयर ठंडा होने के बाद क्या होता है, कूल होता है। नाउ वी कम एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब हम इस बारे में पढ़ेंगे, दिखाएंगे आपको कि एयर जो है गर्म करने के बाद एक्सपेंड होती है। वी विल डिस्कस दिस वेरी सून। सो बच्चों ध्यान से वीडियो पर बने रहिए आप, और ध्यान से गौर से देखते रहिए। व्हेन एयर इज हीटेड, व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर को हीट करते हैं, इट्स वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाएगा, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीजेस। एंड इट ऑक्यूपाइज बिगर स्पेस, एंड इट ऑक्यूपाइज बिगर स्पेस। जब एयर को हीट करते हैं इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और ये बड़े क्षेत्र को कवर करता है। We say that air expands on cooling. ठंडा करने के बाद क्या होता है, एयर कॉन्ट्रैक्ट्स। We say that air expands on heating. हीट करने के बाद एयर एक्सपेंड करता है। तो इसके डेमोन्स्ट्रेशन को हम प्रेजेंट करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन, इसका वर्णन कर रहे हैं थोड़ा बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में, सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन है कि एक ट्यूब ले लेते हैं। वी टेक ए ट्यूब, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। पहला क्या है, आप डेमोन्स्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, आप बॉइलिंग ट्यूब को लीजिए। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, द एम्प्टी बॉइलिंग ट्यूब कंटेन एयर। तो टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, दिस empty boiling tube contain air। empty boiling tube क्या कंटेन कर रहा है, एयर कंटेन कर रहा है।
टेक ए बैलून, स्ट्रेच द माउथ ऑफ बैलून, टेक ए बैलून। दूसरा स्टेप में टेक अ बैलून, बैलून, बैलून लेने के बाद उस ट्यूब में जाके उसके माउथ को स्ट्रेच कर दीजिए। तब टेक ए बैलून, स्ट्रेच द माउथ ऑफ बैलून एंड stretch the mouth of balloon and fix it tightly over the neck। जैसे कि बैलून को लेते हैं, अब बैलून को लेके जैसे ट्यूब है ऐसे लगा दिए बैलून को और उसको जो है ट्यूब से टाइट कर दिए। एंड फिक्स बैलून एंड फिक्स it tightly over the neck, fix it tightly over the neck, fix it tightly over the neck of boiling tube, of the boiling tube पर। Make the joint of a balloon with the neck of boiling tube। थर्ड है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप लोग कि पहला देखिए टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, दिस एम्प्टी बॉइलिंग ट्यूब में एयर रहेगा ही रहेगा। टेक ए बैलून एंड स्ट्रेच द माउथ ऑफ द बैलून, बैलून के माउथ को एंड फिक्स इट टाइटली ओवर द नेक, और नेक पर उस पर फिक्स कर दीजिए ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। मेक द जॉइंट ऑफ बैलून, मेक द जॉइंट ऑफ so make the joint, make the joint of balloon, make the joint of balloon with the neck of boiling tube, with the neck of boiling tube, air tight by wrapping, air tight by wrapping, air tight by wrapping some adhesive, कुछ एडहेसिव को मिला के उसको एयर टाइट बनाना है आपको। एडहेसिव ओवर इट, कुछ एडहेसिव को लगा के उसको पूरा सील कर देना है। ठीक, तो देखिए कैसे ये ट्यूब है। सपोज अगर मान लीजिए कि एक ट्यूब की चर्चा करते हैं, दिस इज योर ट्यूब। अगर मान लीजिए कि इसमें हम पहले तो खाली बैलून जो मार्केट से लेते हैं वो लेके, अब इसमें क्या किया हम लोग, इस तरह से एक बैलून को, इन्फ्लेटेड बैलून को हमने क्या किया, इस तरह से यहाँ पर ऐसे लगा दिए। इन्फ्लेटेड बैलून, दिस इज मतलब कि एक इन्फ्लेटेड बैलून्स को हम यहाँ पर फिट कर दिए हैं, ऐसे यहाँ पर टाइट फिट कर दिया। एक बैलून है, ये बैलून का माउथ है, यहाँ पर उसको सील कर दिया। अब क्या करते हैं कि जैसे इन्फ्लेटेड बैलून यहाँ पर फिट है, ये इन्फ्लेटेड बैलून, तो यहां से क्या होता है, यहां से ये एक इन्फ्लेटेड बैलून है, इसके माउथ यहां से फिट कर दिया गया है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले है कि जो भी एयर है वो क्या है बच्चों, वो एयर है, एयर, इसमें एयर है। दिस इज योर बॉइलिंग ट्यूब, ये आपका बॉइलिंग ट्यूब, और ये एम्प्टी बैलून है, नॉट इन्फ्लेटेड, एम्प्टी बैलून। अब ये हो गया बॉइलिंग ट्यूब, अब ये हो गया बैलून, तो अब क्या कर रहे हैं, तो टेक सम हॉट वाटर, एक हॉट वाटर लेते हैं, ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं, टेक सम हॉट वाटर, टेक सम हॉट वाटर, कुछ गर्म पानी लेके इस ट्यूब को उसके अंदर डाल देंगे। टेक सम हॉट वाटर, थर्ड पॉइंट है ये। फोर्थ पॉइंट, टेक
some hot water, कुछ आप हॉट वाटर लीजिए in a beaker, कैची में लेना है आपको, बीकर में। Place the boiling tube in hot water. Place the boiling tube in the hot water. अब इसमें टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर, बीकर में कुछ हॉट वाटर लीजिए एंड प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इन हॉट वाटर इन द बीकर। आफ्टर 2 और 3 मिनट, फिफ्थ पॉइंट में आप खुद ही नोटिस कर लीजिएगा, आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, आफ्टर 2 और 3 मिनट क्या देख रहे हैं आप, we will see that balloon get inflated. We see that balloon get inflated। मतलब कि देखिए बच्चों, इस बॉइलिंग ट्यूब ये है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, दिस इज योर बॉइलिंग ट्यूब, ये बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब, इसमें अभी केवल एयर है, दिस कंटेन्स एयर, किसी न किसी रूप में कितना खाली कीजिएगा तो एयर खाली नहीं होने वाला। अब इसमें क्या है कि अगर इसको एक हॉट वाटर के ट्यूब में इस ट्यूब को डाल देते हैं, मतलब यू पुट द ट्यूब इन हॉट वाटर लाइक दिस, यू पुट द ट्यूब, आप इस ट्यूब को हॉट वाटर में ऐसे लगा देते हैं, तो हॉट वाटर में जैसे आप डालेंगे तो यहां पर क्या है, ये बैलून है, सपोज दिस इज योर बैलून, व्हाट इज बैलून, और ये बैलून क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड हो जाएगा, ये इन्फ्लेटेड बैलून कब, आफ्टर 2 और 3 मीटर, मतलब इसमें से एयर जो है हीट करने पर एक्सपेंड होगा और इसमें चला जाएगा, एयर एक्सपेंड करने पर इसमें बैलून में चला जाएगा और बैलून विल गेट एक्सपेंड। तो ये जो है इसको हॉट वाटर हो गया, यहाँ पर ये एयर एक्सपेंड हॉट वाटर, ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर, और एक्सपेंशन ऑफ एयर इज टेकिंग प्लेस, एक्सपेंशन, एयर फैल रहा है, एक्सपेंशन ऑफ वाट एयर एक्सपेंड कर रहा है, और ये आपका बीकर है, ये क्या है, बीकर, दिस इज योर बीकर। तो दिस हैपेंस हियर, द एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, व्हेन एयर इज हीटेड, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले बच्चों हमने किया क्या था कि टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, दिस एम्प्टी बॉइलिंग ट्यूब में एयर होगा, एंड टेक ए बैलून, स्ट्रेच द माउथ ऑफ द बैलून, माउथ को स्ट्रेच कर दीजिए, एंड फिक्स टाइटली ओवर द नेक, नेक के चारों तरफ एकदम टाइटली इसको फिक्स कर दीजिए, और मेक द जॉइंट द बैलून विद द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एयर टाइट, एकदम इतना कर दीजिए कि ये एयर टाइट हो जाए, रैपिंग कुछ सटाने वाली चीज को लेकर साट देना है उस पर, और टेक सम हॉट वाटर, एक हॉट वाटर का ट्यूब लाइए, हॉट वाटर बीकर, और इस ट्यूब को उस बीकर के अंदर डाल दीजिए। जैसे आप इस ट्यूब को इस बीकर के अंदर डालिएगा तो ये हॉट वाटर है, तो इसके चलते ये हॉट होगा, तो हॉट होने के कारण इसके अंदर का जो एयर है वो एक्सपेंड हो जाएगा, और एक्सपेंड होकर वो कहाँ चल जाएगा, बैलून में चल जाएगा, और ये बैलून हमारा क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड हो जाएगा, फूल जाएगा, बैलून गेट इन्फ्लेटेड। तो बैलून क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड, एज इफ समवन हैज फिल्ड द बैलून, ऐसा लगता है कि किसी ने बैलून को भर दिया है, ऐसा लगेगा, बैलून गेट इन्फ्लेटेड, और इन्फ्लेटेड, और एज इफ समवन हैज फिल्ड द बैलून, एज इफ someone has filled the balloon, someone has, जैसा लगता है कि किसी ने बैलून को क्या किया है, पूरी तरह से भर दिया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि बैलून को भर दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग चलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन हम कैसे कर पाएंगे, इसके एक्सप्लेनेशन में चलेंगे
एक्सप्लानेशन पर इसके चल रहे हैं हम लोग बच्चों। तो यहां पर व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर, व्हेन जैसे कि मान लीजिए जब इस बॉइलिंग ट्यूब को इस हॉट वाटर के अंदर डालें, व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब is placed in the hot water, when the boiling tube is placed in the hot water, the air present in boiling tube, the air present in the boiling tube, air present in the boiling tube get heated, expand, and its volume get heated, it expands and its volume increases, you should hear, जैसे when boiling tube is placed in hot water, ये boiling tube है बच्चों, इसको जैसे हम hot water में डालें, इसके अंदर का एयर जो है वो वार्म हो गया, गर्म हो गया, और ये एक्सपेंड, इसके कारण क्या हुआ कि ये एक्सपेंड किया और बैलून के अंदर गया और उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एयर, द इंक्रीज, इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया तो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एयर। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे देखो बच्चों, यहां पर ये बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर के अंदर ले गए, जब ले गए तो हम जानते हैं कि गर्म हवा क्या होती है, फैलती है, तो यहाँ गर्म हवा क्या हुई, एक्सपेंड की, एक्सपेंड करने के बाद क्या हुआ, इट इंक्रीजेस द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वॉल्यूम इसका क्या हुआ, बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा, जितना वॉल्यूम है ऑक्यूपाई करना चाहेगा गर्म करने पर, तो ये जो है इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एयर, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एयर फिल द बैलून, ये क्या कर दिया, फिल द balloon, due to which the balloon get inflated, ये बैलून क्या हो गया, फूल गया, इन्फ्लेटेड हो गया। दिस क्या बताता है ये कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। बच्चों व्हाट हैपेंस, व्हाट डज दिस सजेस्ट, दिस सजेस्ट कि अगर हम हीट करते हैं तो एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, means air expands on heating, this is the way, air expands on heating। फिर से once more, बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर के अंदर जाए, यहाँ हवा था, यहाँ इसको एक्सपेंशन नहीं चाहिए था, ये एक्सपेंड नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे हॉट एयर के कारण गया हॉट वाटर में, तो हॉट वाटर के कारण एयर क्या हुआ, हीट हुआ, तो एयर एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने से ज्यादा वो वॉल्यूम लेना चाहेगा, जिसके कारण ये क्या हुआ कि इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वॉल्यूम जैसे एयर का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, तो जब एयर का वॉल्यूम जैसे बढ़ना हुआ तो क्या हुआ, ये बैलून इन्फ्लेटेड हो गया, तो दैट इज से एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। दिस वाज आवर हियर दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब हम लोग नेक्स्ट थिंग को पढ़ेंगे कि hot air is lighter than cold air. Now hot air, ये heading है, is lighter than cold air। हॉट एयर जो है वो कोल्ड एयर से हल्का होता है, तो इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टेक 2 पेपर बैग्स। हॉट एयर क्या होते हैं, गर्म होने पर फैलते हैं, तो हॉट एयर इज एक्सपेंड होने वाला चीज है, तो हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, तो इसका हम लोग करने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर का डेमोन्स्ट्रेशन। अब यहां पर चलेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन। यहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन है कि टेक 2 पेपर बैग्स। फर्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, टेक
two paper bag. Take two paper bag. तो क्या कीजिएगा लेके of exactly same size, of exactly same size. Take two paper bag of exactly same size ले लीजिए. अब क्या है, hang the paper bag in the inverted position. मतलब कि इस पेपर बैग को इन्वर्टेड पोजीशन में हैंग कीजिए. दूसरा, hang the paper bag in inverted position. Hang the paper bag in inverted position on the two sides of the light wooden stick. On the two sides of the wooden sticks. Two sides of the wooden sticks. Inverted two sides of the wooden sticks with the help of light wooden sticks. Two sides of the wooden sticks with the help of with the help of light wooden stick. With the help of light wooden stick की सहायता से. And with short thread. Tie a piece of thread in the middle of the stick. Tie a piece of thread in the middle of a stick. In the middle of a stick. जैसे कहने का अर्थ है, ओवरऑल ये जो है स्टिक है, यहां पर एक पेपर बैग ले लेते हैं. देखिए बच्चों, यहां पर ये आपका ये पेपर बैग है, एक पेपर बैग हो गया. और दूसरा यहां पर भी वही हाल है बच्चों, यहां पर हम ऐसे सेम पेपर बैग है और सेम वेट है. ये हो गया पेपर बैग. देखने में नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा पेपर बैग, ये भी आपका ये पेपर बैग, और ये है पेपर बैग. दोनों जो है वो पेपर बैग है आपके. तो पेपर बैग, इसका वेट अगर W1 मानते हैं तो इसका भी वेट W1, दोनों सेम वेट के हैं. हैंड्स द पेपर बैग आर इन इन्वर्टेड पोजीशन, ऐसे पोजीशन में है. स्टिक्स एंड ऑन द टू साइड्स ऑफ द वुडन स्टिक. वुडन स्टिक के दोनों साइड्स पर ये पेपर बैग लगे हुए हैं. विद द हेल्प ऑफ लाइट वुडन स्टिक विथ अ शॉर्ट थ्रेड. टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडिल ऑफ, इसके मिडिल में एक बीम बैलेंस के सहायता के द्वारा इसको टाई अप कर देना है. द मिडिल सेंटर है, मतलब यहां से 5 मीटर, यहां से 1 मीटर, यहां से 1 मीटर की दूरी पर है. तो मिडिल ऑफ द स्टिक. द अदर एंड ऑफ दिस थ्रेड इज टाइड टू द हुक. एक थ्रेड जो है वो मिडिल ऑफ स्टिक से चुपा हुआ है एक फ्लोर के थ्रेड से. द अदर end of the stick, the other end of the stick is tied. The other end of the stick is tied. The other end of the stick is tied to a hook in the roof of veranda.
to with tied to a hook in the roof, to a hook, to a hook in the middle of the roof, रूफ के मिडिल में, मिडिल ऑफ द रूफ ऑफ वरांदा, थोड़ा सा ये वरांदा। इट हैंग लाइक ए बीम बैलेंस, जैसे कि तराजू होता है उस तरह से ये काम कर रहे हैं। सॉरी, ये जैसे कि इसको हम एक स्टिक से दो पेपर बैग को हम लटकाए हुए हैं, इसके स्टिक के बीचों बीच से एक थ्रेड जो है वो हम दीवार की वॉल से लटकाए हुए हैं। अब ये पेपर बैग जो है दोनों बराबर वेट के हैं, इस तरह से लटके हुए हैं। तो ये चीज यहाँ पर अरेंजमेंट है इस डेमोस्ट्रेशंस में। तो इसमें क्या होता है कि अब जो है डेमोस्ट्रेशन है ये, इट हैंग लाइक ए बीम बैलेंस, ये तराजू की तरह हैंग किया हुआ है। इट हैंग लाइक अ बीम बैलेंस, बीम बैलेंस, ये बीम बैलेंस की तरह अटका हुआ है। बीम बैलेंस इनिशियली द वुडन स्टिक इज परफेक्टली, सबसे पहले जो है अगर इसमें मान लीजिए कि हम सामान्य रूप से इसको हम मेजर कर रहे हैं, तो इनिशियली इट वाज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इनिशियली इट वाज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। बच्चों दोनों की देखिए, दोनों का वेट शुरू में क्या है, W1 है। अब कुछ समय के बाद देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर इस बीम बैलेंस को अगर मान लीजिए कि क्या कर दे रहे हैं, द सिचुएशन बिकम्स लाइक दिस, दिस इज योर बीम बैलेंस एंड दिस इज योर व्हाट कंडीशन, दिस इज योर कंडीशन ऑफ पेपर बैग, दिस इज योर पेपर बैग एंड ये भी जो है ये आपका पेपर बैग है, पेपर बैग, दिस इज पेपर बैग। तो ये जैसे पेपर बैग के नीचे हम कोई मोमबत्ती लगा देते हैं, ये पेपर बैग है, इसमें हम क्या किए, इसमें हमने मोमबत्ती लगा दिया, मोमबत्ती लीट अप होगा तो यहाँ की जो हवा होगी, एयर गेट हीटेड, एयर क्या हो जाता है, एयर गेट हीटेड एंड बिकम्स लाइटर, और क्या हो जाएगा, बिकम्स लाइटर। जब भी हम एयर को हीट करेंगे तो यहाँ देखिए, जब इसको कैंडल को हम यहाँ गर्म कर रहे हैं तो कैंडल लगाए हैं तो यहाँ की हवा जो होती है वो गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है। तो गर्म हवा जैसे हल्की होगी तो ये पेपर बीम को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ये जो होगा वो नीचे चला आएगा। मतलब यहाँ कोल्ड एयर है तो कोल्ड एयर नीचे चलाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। हॉट एयर इसको उठा दिया तो दिस सजेस्ट दैट hot air is lighter than cold air, lighter than cold air। hot air lighter होते हैं cold air से, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ की, hot air lighter than cold air। अब हम लोग पढ़ेंगे, डेमोस्ट्रेशन था, ये दिखा रहा था कि हॉट एयर लाइटर देन कोल्ड एयर है। इट इज इन योर सिलेबस कि दो पेपर स्ट्रिक को लेते हैं, उसको वुडन स्टिक से दोनों पेपर स्टिक के एंड को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद उसके सेंटर को हम बीम बैलेंस के सहायता से लटका देते हैं। दोनों का जब बराबर वेट रहता है तो दोनों एकदम हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, ये स्टिक जो होता है ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ऐसे रहेगा। लेकिन जैसे हीट अप करेंगे तो हीट करने पर बाद में यार हवा से हल्की होती है, ऊपर की ओर उठती है। तो ऊपर की ओर उठने के बाद क्या होता है कि ये ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है, तो ये हमारा बीम बैलेंस जो है वो इस कंडीशन में आ जाता है। तो ये दिखाता है कि ये हल्की होने के कारण ये ऊपर उठ गया, और सो दिस सजेस्ट दैट हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। हॉट एयर जो है वो कोल्ड एयर से हल्का होता है। तो यहाँ पर यही डेमोन्स्ट्रेशन करना था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि विंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखिए विंड के बारे में नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द विंड्स आर प्रोड्यूस्ड। बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि हवा कैसे बहती है। क्वेश्चन इज, अब हेडिंग दीजिएगा, हाउ winds are produced।
हवा कैसे बनती है? तो हवा के बारे में हम क्या जानते हैं बच्चों? हवा के बारे में इट इज द मूवमेंट ऑफ एयर। हवा क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर which depend on the difference of pressure, difference or in air pressure। वो मूवमेंट ऑफ एयर है जो क्यों होता है, क्रिएट होता है ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर। इट इज द मूवमेंट इन एयर। वो ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है कि ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर। तो विच डिपेंड्स ऑन मूवमेंट ऑफ एयर, विच डिपेंड्स ऑन द difference, which depend on the difference in air pressure, एयर प्रेशर में जब अंतर आता है, हवा के दबाव में जब अंतर आता है तब जाके विंड होता है। एयर प्रेशर क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ टू रीजन। एयर प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ टू रीजन। दोनों रीजन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंतर को द मूवमेंट ऑफ एयर which depends on the difference of air pressure। the difference in air pressure means एटमॉस्फेरिक रीजन में के एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दो रीजन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अंतर। मतलब कि क्या होता है कि दो रीजन, मतलब कि दो जगह है, दो क्षेत्र में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में थोड़ा सा भी अंतर है तो विंड ब्लो चालू हो जाएगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, कहीं आगे चल के पढ़िएगा कि डिफरेंस के कारण ही कोई चीज, ऊंचाई और दोनों तरफ बराबर है तो सीढ़ी कहीं नहीं बन पाएगा, लेकिन ऊंचा नीचे है तो वहां सीढ़ी बन जाएगा। ऊपर से नीचे गिर सकता है लेकिन बराबर हो तो गिरने की चांसेस कम है। तो इसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं हाई है कहीं लो है तो वहां से क्या होगा कि वहां से विंड का फ्लो चालू हो जाएगा। विंड का फ्लो चालू हो जाएगा। अब जो है, अच्छा, एयर मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर एयर प्रेशर। मूवमेंट ऑफ एयर कहां से कहां होता है? मूवमेंट, ये चीज नोट। जैसे हीट फ्लो करता था, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द हीट। तो हीट फ्लो करता था हाई टेम्परेचर जोन से लो टेम्परेचर के जोन की तरफ। वी हैव स्टडीड इन द 7th चैप्टर, वी हैव स्टडीड इन द क्लास 7th। सो वी आर गोइंग टू से, हम इस बात को बताना चाह रहे हैं कि हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होता था? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप भी इस बात को ध्यान देंगे कि मूवमेंट ऑफ एयर which depend on the difference in air pressure, on the difference in air pressure, different in air pressure. Movement of air which depends on the difference in air pressure. The movement of air which depends on the difference of air pressure is wind. Air moves from region of higher air pressure. Air moves from region of air moves from region of high air pressure, region of high air pressure to the region of low air pressure, to the region of low air, to the region of low air pressure in the atmosphere, देखिए ये कैसे फ्लो करता है कि एयर मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। ये होता है मूवमेंट ऑफ एयर।
ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर, अगर एयर प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा हो, ग्रेटर द डिफरेंस इन टेम्परेचर, मोर द एनर्जी ऑफ हीट, मोर द हीट एनर्जी। तो ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर, हम लोग पढ़े थे हीट में कि ग्रेटर डिफरेंस होगा टेम्परेचर का तो ज्यादा हीट एनर्जी होगा। तो यहां पर भी हम लोग क्या देखते हैं कि ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर, ग्रेटर the difference in air pressure, greater the difference in air pressure, greater the difference in air pressure in different region, air pressure faster the air moves, faster the air moves, faster the air moves, greater the difference in air pressure, faster the air moves, air move करेगा बहुत फास्ट रूप में। difference in air pressure in different region of the earth, different मतलब कहने का अर्थ है बच्चों कि यहां पर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर, द difference in air pressure, the difference in air pressure, the difference in air pressure in different region, in different region of earth, which cause the wind to blow, which cause the wind to blow, which cause the wind to blow, are created in nature, are created in nature, ये बहुत nature, due to uneven heating of earth, due to uneven heating of earth, due to uneven heating of earth। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान देंगे और नोटिस करेंगे द डिफरेंस इन एयर प्रेशर इन डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ, अलग अलग क्षेत्र में क्या होता है कि डिफरेंस इन एयर प्रेशर होता है, और डिफरेंस इन एयर से क्या होता है कि विंड ब्लो करता है। डिफरेंट क्षेत्र में अलग अलग एयर प्रेशर होते हैं और अलग अलग एयर प्रेशर के कारण विंड ब्लो करते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग पहले पढ़े थे टेम्परेचर जैसे डिफरेंस के कारण फ्लो करता है हीट, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करता है, तो मतलब प्रेशर डिफरेंस के कारण जो होता है विंड फ्लो करता है। टेम्परेचर डिफरेंस से हीट फ्लो करता है तो प्रेशर डिफरेंस से विंड ब्लो करता है। द डिफरेंस इन एयर प्रेशर इन डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ विच कॉज द विंड टू ब्लो, जिससे विंड ब्लो करता है। ये बनता कैसे है? बनता है अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। हमारी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश के द्वारा कहीं ज्यादा गर्म हो रही है, कहीं ज्यादा कम गर्म हो रही है, कहीं उससे भी कम गर्म हो रही है। इससे जो होता है कि इससे ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि हॉट एयर राइजेस अप, कूल एयर रश टू टेक इस प्लेस। तो दिस ये तरह का फिनोमिना होता है। ज्यादा गर्म हवा उठ गया, कम गर्म हवा इधर चला गया, फिर इसका ज्यादा गर्म हवा उठा, इसका इधर चला गया, मतलब इस तरह से विंड का मोशन होते रह रहा है। तो दिस इज द विंड, हाउ द विंड फ्लो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट रीजन इज बेस्ड ऑन व्हाट इज द मेन कॉज। अगर कोई पूछे बच्चों कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ विंड, विंड के ब्लो करने का मेन कॉज क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ विंड, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मेन कॉज। यहां पर दे रहे हैं हम व्हाट इज द मेन कॉज of wind movement
व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट? विंड मूवमेंट का मेन कॉज क्या है? तो यहां याद रखिएगा, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, अनइवन, यू शुड नो, अनइवन मतलब कि हर जगह एक समान हीट जो है नहीं मिल पा रहा है मगर अर्थ को। तो अनइवन हीटिंग on the earth in different region is the main cause of wind movement. Main cause of wind movement, इस पॉइंट को नोटिस कर लीजिएगा कि अनइवन हीटिंग मतलब कि वहां जहां पर अनइवन मतलब क्या अर्थ है, हर जगह एक जैसा अर्थ हीट नहीं हो रहा है, अर्थ हीटेड नहीं हो रहा है। तो यहां पर अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ इन द डिफरेंट रीजन इज द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट। विंड मूवमेंट का मेन कॉज है अनइवन हीटिंग। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, अब हम लोग पढ़ेंगे कि which region of earth get more heat from sun and which region of earth get least heat from the sun। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे कि which region of earth, पृथ्वी का कौन सा भाग जो है वो ज्यादा हीट रिसीव करता है और पृथ्वी का कौन सा भाग जो है वो कम हीट रिसीव करता है। तो सो दिस इज योर इक्वेटर, दिस लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन, सी ये टच किया हुआ लाइन। अब ये जो है इक्वेटर से सन जो है एकदम डायरेक्ट, कभी भी आइएगा तो लगेगा आपके माथे पर सन है एकदम चारों तरफ, और यहाँ से लाइट जो है कुछ ज्यादा डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल किया, कुछ ज्यादा यहाँ, कुछ ज्यादा यहाँ। जैसे जैसे इक्वेटर से आप दूर जाते हैं तो वहाँ का लाइट को जो है ज्यादा समय लगता है आने में, मतलब कि लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तब तक लाइट बहुत सारा अपना एनर्जी खो देता है। सिमिलरली कंडीशन यहाँ पर हो जाता है। तो जो रीजन इक्वेटर की तरफ पड़ता है तो वो रीजन जो होता है कि वो सन से कम डिस्टेंस पर होता है और डायरेक्ट सनलाइट को रिसीव करता है। तो डायरेक्ट सनलाइट को रिसीव करता है तो ये इक्वेटोरियल रीजन जो है वो ज्यादा गर्म हो जाता है। दिस इज योर इक्वेटर रीजन विच गेट मोर हीटेड। और इक्वेटर से थोड़ा सा दूर गए तो वो थोड़ा ठंडा, थोड़ा ठंडा, थोड़ा ठंडा, थोड़ा ठंडा, पोल की तरफ चले गए बहुत ठंडा। तो इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो हमको वहां पर ठंडापन महसूस होने लगेगा, हमें वहां ठंडा लगने लगेगा। तो इक्वेटर वाला रीजन जो है वो नजदीक पड़ता है। तो यहां पर देखेंगे कि इक्वेटर, अब यहां पर विच रीजन, विच बात यहां पर ये है, विच रीजन ऑफ अर्थ गेट मोर हीटेड एंड विच रीजन ऑफ अर्थ, विच रीजन ऑफ अर्थ get more heat from sun, सूर्य से sun, and which region earth receive less heat and which region of earth receives less heat। पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र ज्यादा सूर्य के हीट को ग्रहण करता है और कौन सा क्षेत्र सबसे कम सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। तो बच्चों जाहिर सी बात है, जो विषुवत रेखा पर होगा, इक्वेटर पर होगा, वो क्षेत्र सूर्य से कम दूरी पर होने के बाद कारण वहां पर कम से कम गर्मी महसूस होगी, और जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर जाएंगे वहां पर ज्यादा से ज्यादा हीट, कम से कम हीट वहां तक पहुंचेगा और वो रीजन ठंडा होता चला जाएगा। तो सिमिलरली पोलर रीजन जो होगा वो सबसे कम हीट, इक्वेटोरियल रीजन जो होगा वहां पर सन एकदम सीधे पड़ता है तो वहां पर ज्यादा हीट पर महसूस होगा। तो मतलब कहने का अर्थ है इक्वेटर के पास ज्यादा हीट है। और इक्वेटर ऑफ द अर्थ, यहां पर देखिए, इक्वेटर ऑफ द अर्थ, equator of the earth is at minimum distance,
distance, equator of the earth is at minimum distance from sun, minimum distance from the sun. So region around equator, region around equator, so region around equator of earth get maximum heat and hence get maximum heat and hence very hot, हमने बता दिया इक्वेटर जो होता है उस पर सन की सीधी रेखा, सन की किरण सीधे हमारे सर पर पहुंचती है, सीधा हम पर अटैक होता है। तो सीधा अटैक होने के कारण क्या होता है कि इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सो रीजन अराउंड, जो भी क्षेत्र इक्वेटर के इर्द गिर्द होगा, समझ रहिए, द रीजन अराउंड द इक्वेटर, जो भी क्षेत्र इक्वेटर के इर्द गिर्द होगा, इक्वेटर ऑफ द अर्थ गेट मैक्सिमम हीट, वहां पर बहुत ज्यादा हीट महसूस होगा, वहां ज्यादा हीट महसूस होगा। और दिस इज इक्वेटर वेयर द अर्थ ऑफ अर्थ विच इज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन, इक्वेटर सन से मिनिमम डिस्टेंस पर पड़ता है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा हीट सन का वहीं पर एब्जॉर्ब होता है, वहीं पर मिलता है। हम इसके बात करेंगे एज वी गो मोर एंड मोर अवे फ्रॉम इक्वेटर, जैसे कि हम इक्वेटर से जैसे ज्यादा दूर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमारा जो है सन थोड़ा दूरी पर बढ़ने लगेगा सन के साथ, और दूरी होने के कारण वहां पर हीट कम मिलेगा, और कम मिलेगा तो वो ठंडा हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा बच्चों कि एज वी गो more and more away from equator, more and more away from equator, the amount of heat received by the region goes on decreasing, मतलब कि ये धीरे धीरे कम होता जाता है। As we go more and more forward, decreasing and gradually leading to less hot climate, and this leads to less hot climate. This leads to less heat climate. ये हुआ लेस हॉट। तो और पोल की तरफ कहीं चल जाएंगे तो वहां और कोल्ड हो जाएगा। पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड रीजन, वेरी कोल्डर रीजन, सो वी कैन नॉट गो टू दैट पोलर रीजन। एंड नाउ वी आर, जैसे कि पोल्स ऑफ द अर्थ आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कौन सा रीजन हमारे पृथ्वी का सूर्य से सबसे नजदीक है? इक्वेटर। कौन सा रीजन हमारे पृथ्वी का सूर्य से दूर है? तो पोलर रीजन। तो दिस पोलर रीजन्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, दिस पोलर रीजन्स, एंड इक्वेटोरियल रीजन्स वेरी क्लोज। देखिए फैल के इधर ही आ जा रहा है इक्वेटर सन की तरफ। तो इक्वेटोरियल रीजन जो है वो ज्यादा सन की तरफ होता है, जबकि पोलर रीजन अवे फ्रॉम द सन। तो वी विल डिस्कस द पोल्स ऑफ द अर्थ आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस। यहां पर नोटिस कीजिएगा, द पोल्स ऑफ द earth are at maximum distance from sun, maximum
distance from sun, maximum distance from sun, and hence get minimum heat, and hence get minimum heat, और वो मिनिमम हीट ले पाता है, hence get minimum heat from the sun, hence get minimum heat from the sun. So polar region of earth, polar region of earth is very cold. Earth is very cold. Polar region of earth is very cold. तो ये हो गया कि poles of the earth are at maximum distance from sun and hence get minimum heat from the sun. So polar region of the earth is very cold. इसलिए polar region जो है वो अर्थ का बहुत कोल्ड होता है. पोलर रीजन ऑफ अर्थ जो होगा वो बहुत कोल्ड होता है. अब क्या है एंगुलर डिस्टेंस? अब जो हम लोग देखेंगे कि एंगुलर डिस्टेंस के बारे में, कि एंगुलर डिस्टेंस की कैसे जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे. तो नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ. एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ में हम लोग एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वेटर को हम लोग मूल रूप से 0 डिग्री लैटिट्यूड का मानते हैं. मतलब जो भी इक्वेटर है, अर्थ इज आवर फ्लैट सरफेस, ये इक्वेटर जो होता है वो इधर 0 डिग्री इसको माना जाता है. इसके बाद होता है 30, इसके बाद होता है 60, ये होता है 90. पोल्स को यहाँ पर 90 डिग्री का लैटिट्यूड माना जाता है. तो यहाँ नॉर्थ की तरफ जानते हैं तो 30 डिग्री एंड साउथ की तरफ जाते हैं 60 डिग्री एंड 90 डिग्री नॉर्थ. यहाँ पर चलते हैं तो 30 डिग्री एस, यहाँ पर चले तो 60 डिग्री एस लैटिट्यूड है ये, और ये 90 डिग्री एस. तो अगर हम मान के चलते हैं कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपका इक्वेटर है, मींस ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर से 30 डिग्री का नॉर्थ. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस north or south of earth, north or south of earth equator, north or south of earth equator is represented by latitude, is represented by latitude. देखिए एंगुलर डिस्टेंस जो होता है वो लैटिट्यूड में मापा जाता है नॉर्थ और साउथ पोल को. तो यहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ, यहाँ पर नॉर्थ या साउथ, इसको जो है हम लोग मेजर करते हैं इस तरह से. तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय लैटिट्यूड. लैटिट्यूड के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इक्वेटर ऑफ अर्थ, अगर बात करेंगे इक्वेटर का, ये इक्वेटर है, इक्वेटर ऑफ अर्थ, equator of earth is has 0 degree latitude, 0 degree latitude. Equator of earth has 0 degree latitude and north pole of earth has north pole of earth. North pole of earth have 90 degree latitude. North pole of earth have 90 degree latitude, whereas south pole of earth have 90 डिग्री लैटिट्यूड. इसका भी 90 डिग्री लैटिट्यूड होगा, लैटिट्यूड. सो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ है 90 डिग्री
एन लैटिट्यूड, नॉर्थ पोल में 90 डिग्री एन नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड, और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कह सकते हैं इसको, और इसको कह सकते हैं 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल को 90 डिग्री एस लैटिट्यूड। तो 90 डिग्री एस लैटिट्यूड का अर्थ हो गया, लैटिट्यूड का अर्थ हो गया 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, देखिए इधर से चल रहे हैं ऐसे, तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इधर से ऐसे आ रहे हैं तो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इधर से ऐसे जा रहे हैं तो 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 30 डिग्री साउथ की तरफ जा रहे हैं साउथ लैटिट्यूड, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री एन मींस क्या हुआ, मतलब अगर बात कोई कहता है कि लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री एन, इसका अर्थ क्या हुआ, मींस प्लेस ऑफ अर्थ सरफेस, इसका अर्थ हुआ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ, ये इक्वेटर है, इससे 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। 90 डिग्री का अर्थ है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अगर लैटिट्यूड की बात कहें, लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री एन की बात कहेगा तो क्या कहेगा आप, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ये आप बात कहिएगा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अगर बात करते हैं लैटिट्यूड ऑफ, अगर बात करते हैं लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री एस, इसका अर्थ है 30 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के 30 डिग्री साउथ, मतलब यहां से 30 डिग्री इधर साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, 30 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। तो ये हुआ नॉर्थ और साउथ की तरफ। तो आप जान रहे हैं कि पोलर रीजन में सूर्य की गर्म हवा जो है, वो सूर्य जो है बहुत कम पहुंचता है, वहां ज्यादा से ज्यादा हवा ठंड होगी। और इक्वेटर की तरफ अगर बात करें तो इक्वेटर की तरफ सन ज्यादा हीट करता है अर्थ को, क्योंकि सन का डिस्टेंस इक्वेटर की तरफ ज्यादा होता है, तो वहां ज्यादा जल्दी हवा गर्म होगी। तो हवा के गर्म होने से, जैसे कि इक्वेटर के क्षेत्र में आएंगे तो हवा ज्यादा गर्म होगी, और जब हवा ज्यादा गर्म होगी तो ऊपर की ओर उठेगी, मींस हॉट एयर राइजेस अप, और बगल से में कोई ठंड क्षेत्र है तो वहां से हवा, उस हॉट एयर हवा जो ऊपर उठ गया उसके जगह को लेने के लिए चली आती है। तो वी विल डिस्कस दिस इन दिस चैप्टर। लैटिट्यूड में लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री एंड मींस और 30 डिग्री एंड मींस, ये हमने आपको समझाया। तो आप देखते हैं हाउ विंड आर प्रोड्यूस, इस चीज को बाद में आप, इस चीज को आप माथा में सेट कर लीजिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि विंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, व्हाट वी हैव स्टडीड, कि विंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। विंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू uneven heating of earth surface। अर्थ सरफेस में अनइवन हीटिंग से क्या होते हैं, विंड फ्लो करते हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस किसके द्वारा अनइवन हीटिंग होता है, बाय सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा, सन है। तो विंड ब्लो ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर। विंड कैसे बहते हैं बच्चों, विंड ब्लो due to difference in air pressure में डिफरेंस के कारण जो है विंड ब्लो करता है। और यहां पर अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ कैन टेक प्लेस अंडर 2 सिचुएशन। देखिए अब बात करेंगे हम लोग विंड फ्लो कराने की। तो अनइवन heating of earth take place under 2 situation। uneven heating of earth takes place under 2 situation। 2 situation में हीट जो होता है अनइवन हीटिंग टेक प्लेस करता है। और ये जो है अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ टेक प्लेस अंडर 2 सिचुएशन, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। और अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ टेक्स प्लेस अंडर 2 सिचुएशन, इस चीज की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। और आज का चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 समाप्त हुआ।
चैप्टर 8 का विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तब तक के लिए हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में इस लेक्चर 2 के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द चैनल। रेस्ट इज ओके। थैंक यू।